हेलो एवरीवन, मैं हूं शुभम और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज होम पे स्वागत है। आज हम बायो के सेट 2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले मैंने अपने चैनल में बायो का सेट 1 का सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक उसे नहीं देखा है तो आप उसे वहां से देख सकते हैं। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर दे दूंगा, तो आप वहाँ से क्लिक करके उसे देख लीजिएगा आराम से। और अगर आपको लगता है कि आपने कहीं और से उस वीडियो को देखा, सॉल्यूशन को देखा, बट आपका डाउट क्लियर नहीं हुआ है, कुछ क्वेश्चन में आपको अभी भी डाउट है, तो आप उसे भी वहाँ से पार्टिकुलर टाइम बढ़ा बढ़ा के देख सकते हैं। तो चलिए हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमें वही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ रहेगा। फर्स्ट पेज में क्वेश्चन पेपर है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी करता है, तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने अपना इंग्लिश का एग्जाम भी दे दिया है। और अगर गाइस आप लोगों ने अभी तक अपने इंग्लिश के क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो आप उसे भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। उसमें आपको इंग्लिश का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे दिए हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप ए में बढ़ते हैं। ग्रुप ए में हम लोग का टोटल 7 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। उसमें से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन करना है और सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का है, व्हाट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है? आंसर, इट इज एरोबिक प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ये एक एरोबिक प्रोसेस होता है। एरोबिक प्रोसेस का मतलब होता है जिसमें जो प्रोसेस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो, ठीक ना। और एनारोबिक मतलब जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ना हो। तो ये आपका बायोलॉजिकल टर्म है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। और ये बोल रहा है कि ऐसा प्रोसेस जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो और सेल के अंदर हो, जिससे कि सेल अपना एनर्जी बनाए। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। और दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, विच हार्मोन इज एन एक्टिव रोल इन फ्रूट रिएपनिंग। जो फ्रूट रिएपनिंग होता है उसमें कौन सा हार्मोन अपना रोल प्रेजेंट करता है? उसमें होगा एथिलीन एंड एब्सिसिक एसिड। ये दोनों हार्मोन ऐसा है जो प्लांट में रिलीज होता है और ये फ्रूट रिएपनिंग में हेल्प करता है। क्वेश्चन थर्ड बोल रहा हम लोग का, विच इंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। सलाइवा में कौन सा इंजाइम प्रेजेंट होता है? तो इसका आंसर होगा सलाइवरी एमाइलेस। सलाइवरी एमाइलेस एक इंजाइम होता है जो कि सलाइवा में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन फोर बोल रहा है, विच नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर। पेस मेकर कौन से नोड को बोलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एस ए नोड। जो एस ए नोड होता है उसको हम लोग पेस मेकर बोलते हैं हार्ट का। और पेस मेकर क्या करता है? हार्ट में इम्पल्स जनरेट करता है, जिससे हार्ट जो होता है अपना प्रोसेस कर पाता है ब्लड सर्कुलेशन का। उसके बाद क्वेश्चन 5, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है सभी किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। और आपको पता है एक किडनी में लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है हर एक किडनी में। दूसरा किडनी दोनों मिला के 2 मिलियन हो जाएगा अप्रॉक्स ही। अब क्वेश्चन सिक्स बोल रहा है हम लोग को, विच व्हाट इज द लोकोमेंट्री ऑर्गन ऑफ यूग्लिना। यूग्लिना का लोकोमेंट्री ऑर्गन क्या होता है? लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब किससे वो मूव करता है, अपने कौन से ऑर्गन से? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लैजिला। जो यूग्लिना होता है अपने फ्लैजिला, उसके पास एक ऑर्गन होता है, उससे तो मूव करता है। क्वेश्चन सेवन बोल रहा है, व्हाट इज द एक्सपैंड फॉर्म ऑफ ACTH। ACTH का एक्सपैंड फॉर्म लिखना नहीं, हमको इसका फुल फॉर्म लिखना है। इसका आंसर हो जाएगा एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। क्या होगा? एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। इसका स्पेलिंग जो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसका एग्जाम में स्पेलिंग गलती किया तो आप लोग का नंबर कट सकता है, क्योंकि ये तो एक वर्ड का आंसर है ये वाला। और अगर आप इसमें भी स्पेलिंग गलती करते हो तो एग्जाम में आपका नंबर काट सकता है। अब हम लोग का ये हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो हम लोग का है, टोटल 7 क्वेश्चन में दिए हुए रहेंगे, 8 से लेकर 14 तक। इनमें से हमें कोई भी 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स कैरी करते हैं। आप लोगों को तो ये पता ही होगा क्योंकि आप लोगों ने इंग्लिश का एग्जाम दिया था अपना, तो उसमें भी सेम पैटर्न था क्वेश्चन का, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय प्लासेंटा। जो वुमेन में जो औरत होती है उन लोगों में प्लासेंटा होता है। तो प्लासेंटा से कौन कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, कौन कौन सा हार्मोन वहाँ से रिलीज होता है, हमें वही बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लासेंटा आर एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एच सी एस का फुल फॉर्म होगा ह्यूमन क्रोनिगोसोमैटोट्रोपिन हार्मोन, HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, HCG ह्यूमन क्रोनिकोट्रोपिन हार्मोन। ये जितना हार्मोन है ये सभी प्लासेंटा से रिलीज होते हैं। उसके बाद हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग को बोल रहा है, नेम द टाइप ऑफ मूवमेंट इन हाइड्रा। बोल रहा है कौन सा मूवमेंट होता है हाइड्रा में, उसका नेम लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछना चाहिए था कि जो हाइड्रा में मूवमेंट होता है उसका एक नाम लिखो और उसको एक्सप्लेन करो। बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा सिर्फ उसका नाम लिखने। अगर आपको क्वेश्चन ये 1 मार्क्स में आया बस आप उसका नाम लिख दीजिएगा, बट अगर आपको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछ दिया तो आपको एक्सप्लेन भी करना होगा कि कैसे वो मूव करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, हाइड्रा मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय लूपिंग। एक लूपिंग ये मूवमेंट करता है, लूपिंग एक प्रोसेस होता है जिससे वो मूवमेंट करता है अपना,
उसी से वो अपना मूवमेंट मतलब कि यहाँ से अपनी जगह से दूसरा जगह जाने में अपना मदद लेता है लूपिंग के प्रोसेस से। वाइल लूपिंग इट बेंड्स इट्स बॉडी फ्रॉम इट्स स्टैंडिंग पोजिशन एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम with the help of its tentacle containing nematocytes, and tentacles also help them to catch prey for the food. In it then release the attachment at the vessel disc and moves it free to into a new site. बोल रहा है कि जो टेंट हाइड्रा होता है उसमें टेंटिकल होता है। टेंटिकल मतलब देखिए होगा हाइड्रा का जो अपना फोटो बुक में, तो हाइड्रा में बहुत सारा धागे सा स्ट्रक्चर निकला होता है, उसको हम लोग टेंटिकल बोलते हैं। तो वो एक टेंटिकल की मदद से वो अपना लूपिंग का प्रोसेस करता है, यानी वो अपना मूवमेंट करता है उसी की मदद से। जब वो टेंटिकल होता है अपना बेंड कर लेता है, अपने आप को पूरा मोड़ लेता है, और फिर उसके बाद जिस जहाँ पर वो चिपका हुआ होता है वहाँ से ऊपर उठ जाता है, और उठने के बाद फिर आगे रोल करके आगे बढ़ जाता है। यही इसका लूपिंग का प्रोसेस है। और फिर ये लूपिंग के प्रोसेस में जो टेंटिकल यूज होता है, वो टेंटिकल में एक नेमाटोसाइड करके एक चीज़ होता है, जिससे ना वो अपना प्रोटेक्शन भी करता है। अगर कोई उसमें हमला करता है तो उसमें जो नेमाटोसाइड है वो उसको बचाता भी है उससे, और खाना को पकड़ने में हेल्प करता है। जो खाता है उसको कैच करने में भी नेमाटोसाइड हेल्प करता है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन 10 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 बोल रहा है राइट डाउन द नेम ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ एमिनोटिलिज्म, यूरियोटिलिज्म एंड यूरिकोटिलिज्म। ये तीनों का हम लोग को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट लिखना है, यानी इसका वेस्ट प्रोडक्ट लिखना है कि इससे क्या बनता है। तो जो हम लोग का एमिनोटिलिज्म है उससे हम लोग का अमोनिया बनता है, और जो यूरियोटिलिज्म है यूरियो से हम लोग का यूरिया बनता है, और यूरिको से हम लोग का यूरिक निकलता है, यूरिक एसिड। तो आप इसका नाम से ही पता कर सकते हैं। यहाँ पर अमोनो लिखा हुआ है, अमोनो मतलब अमोनिया, यूरियो लिखा हुआ है, यूरियो मतलब यूरिन, यूरिको मतलब यूरिक एसिड। तो आप लोग का ये कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 पूछ रहा हमसे व्हाट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्डियक साइकिल इज डिफाइंड एज द कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट इन द हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ बोथ आर्टरी एंड वेंट्रिकल। ये बोल रहा है कार्डियक साइकिल होता है एक कंप्लीट जब अपना हार्ट प्रोसेस कर लेता है, यानी जब एक कंप्लीट ब्लड सर्कुलेशन होता है उसी को एक कार्डियक साइकिल बोलते हैं, यानी कार्डियक साइकिल उसी को बोलते हैं। तो ये स्टार्टिंग होता है कब, जब हम लोग का पहला बीट जब होता है, जब हम लोग का लव स्टार्ट होता है, लव से लेकर डब तक जो हार्ट जो साउंड होता है हार्ट का धड़कने का, तो लव डब होता है। धक धक नहीं होता है, ये होता है लव डब। जब लव पहला लव से लेकर डब तक जो एक प्रोसेस होता है उसी में अपना ये पूरा ब्लड सर्कुलेशन कर लेता है एक बार बॉडी का, तो उसी को हम लोग कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और इसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन, जो आर्टरी और वेंट्रिकल होते हैं हमारे हार्ट के पास, हार्ट के जो चेंबर होते हैं 4 चेंबर, उसमें 2 आर्टरी और 2 वेंट्रिकल होते हैं, तो उसी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो उसी से ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है तो ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो ये इसमें लिखा हुआ है। तो हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन के 3 स्टेप क्या क्या हैं, तो इसका आंसर रहेगा ग्लाइकोलाइसिस इन द साइटोप्लाज्म, द क्रेब साइकिल इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड द यहाँ पर इलेक्शन हो गया, इलेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंड द 3 स्टेप ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला, ये कहाँ गया, हाँ ये ना इलेक्शन हो गया गलती से, यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन आप लिख दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन। आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा, यहाँ पर हम गलती से इलेक्शन लिख दिए। तो इसमें 3 जो स्टेप होता है, पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस इन साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है उसको, वो पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा हो गया क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल मतलब जो ग्लूकोज का जो टूटना होता है, आपने पढ़ा होगा कैल्वियन साइकिल और C4 साइकिल, C3 साइकिल, तो उसी में एक क्रेब साइकिल होता है। C3 साइकिल को हम लोग क्रेब साइकिल बोलते हैं। तो वही क्रेब साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन, उसी वही 3 स्टेप है जो कि रिस्पायरेशन में स्टेप होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्लासीफाई ह्यूमन टीथ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। हम लोग को ह्यूमन टीथ को क्लासीफाई करना है, टोटल कितना ह्यूमन टीथ है उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पर दिया हुआ है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन विच परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज कटिंग, टीयरिंग, क्रशिंग, शेयरिंग, ग्राइंडिंग। बोला कि हम लोग का जो टीथ है 4 सेक्शन में, 4 ग्रुप में डिवाइड है अपने फंक्शन के हिसाब से।
जो फंक्शन जैसे हो गया कटिंग का, काटने का, टीयर खींचने का, कोई चीज़ को कुछ को चिबाने का, उसको मिलाने का, ये सब जितना भी हम लोग का फंक्शन है वो चार ग्रुप में बांटा हुआ टीथ। तो पहला हो गया इंसीरियर। द फोर फ्रंट टीथ इन द बोथ द अपर एंड लोअर जॉज आर कॉल्ड इंसीरियर। देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू कट। जो इंसीरियर, जो आप लोगों को सामने का चार दांत दिखता है ऊपर और नीचे, इसी को हम लोग इंसीरियर बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है काटने का, कुछ चीज़ को कट करने का। और कैनिन, दूसरा हो गया कैनिन। देयर आर फोर कैनिन्स इन द ओरल कैविटी। द मेन फंक्शन इज टू टीयर फूड। टोटल हमारे ओरल कैविटी में चार कैनिन होते हैं। इसका फंक्शन होता है फूड को टीयर करने, खींचने में फूड को। क्वेश्चन नहीं, ग्रुप नंबर 3, प्रीमोलर। देयर आर 8 प्रीमोलर टीथ इन द ओरल कैविटी। द फंक्शन इज टू क्रश एंड ग्राइंड द फूड। इसका फंक्शन होता है जो फूड को चिबाने में, यही सब में इसका प्रीमोलर का हेल्प होता है। और इस टोटल 8 तो प्रीमोलर हमारे टीथ में होता है। फिर लास्ट आता है मोलर, जो मेरा लास्ट ग्रुप है। इसमें टोटल 12 नंबर होता है हम लोग का। देयर आर 12 नंबर एंड हेल्प इन ग्राइंड फूड। फूड को पीसने वाले, फूड को छोटा छोटा पूरा करने में पूरा इसी ही हम लोग का मदद करता है मोलर। और जो ये मोलर होता है इसी को हम लोग विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। अगर क्वेश्चन में आपका एक नंबर पूछ दिया, फिर ब्लैंक में पूछ दिया कि कौन से टीथ को हम लोग विजडम टीथ के नाम से जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा मोलर टीथ। मोलर टीथ को हम लोग विजडम टीथ के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन 14, जो कि हमारा सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ परफॉर्म बाय साइटोकाइनिन। जो साइटोकाइनिन है उसका मेन फंक्शन क्या है, तो आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन आर अ ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर which are primarily involved in performing cell division in plant root and shoot system. They promote cell elongation. They have ability to delay the process of aging in leaves. Cytokinins can prolong the life of fresh leaf crops like cabbage, spinach, etc. बोल रहा है कि साइटोकाइन होता है एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है, इसी को रेगुलेटर बोल सकते हैं, जो कि प्लांट के अंदर से रिलीज होता है। और इसका सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये सेल डिवीजन करता है। प्लांट का रूट पार्ट और शूट पार्ट, यानी जो जड़ के ज़मीन की जो नीचे रहता है उसको हम लोग रूट पार्ट बोलते हैं, और ज़मीन के ऊपर पार्ट हम लोग देखते हैं अपने आँख से, उसको हम लोग शूट पार्ट बोलते हैं। तो ये दोनों पार्ट में जो ये साइटोकाइन है सेल डिवीजन करवाता है, और ये सेल इलोंगेशन में सेल के नंबर को बढ़ाता है। सेल डिवीजन होता है तो ऑब्वियसली बात है कि सेल का नंबर बढ़ेगा। और ये एबिलिटी होती है इसके पास की, जो लीफ होता है, लीफ को आप देखते होंगे बहुत ज़्यादा पीला पड़ जाता है, सूख जाता है, तो साइटोकाइनिन का पास एबिलिटी होता है कि ये लीफ को और दिन तक जिंदा रख सके, उसको और हरा भरा रख सके। ये हो गया, बस वही फ्रेश रख सके, वही हरा भरा फ्रेश रख सके, उसको सूखने ना दे जल्दी, ये उसका फंक्शन हो गया। और जैसे कि कुछ प्लांट में साइटोकाइनिन होता है, जैसे कैबेज या स्पैनिच ये सब होता है, उसमें साइटोकाइनिन हेल्प करता है उसके पत्ते को फ्रेश रखने में। तो ये हो गया हम लोग ग्रुप बी कंप्लीट। अब ग्रुप सी में आते हैं। ग्रुप सी में टोटल 5 क्वेश्चन है, और इसमें से कोई भी 3 करना है, और सभी क्वेश्चन 5 मार्क्स कैरी करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन फिल द ब्लैंक से, तो हमने क्वेश्चन तो नहीं लिखा, आप लोगों के पास सेट पेपर होगा तो आप लोग क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिएगा। इससे पहला का आंसर हो जाएगा ATP, पहला का आंसर ATP, दूसरा का आंसर 2 होगा, तीसरा का आंसर ग्लाइकोलाइसिस, चौथा का माइटोकॉन्ड्रिया, पाँचवा का साइटोकाइनिन। अब इसको अपने क्वेश्चन पेपर से मिला के लिख लीजिएगा। और मैच द फ्लोइंग हम लोग का 16 क्वेश्चन नंबर है, तो हम लोग इसको भी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत लंबा होता जाता है वीडियो क्वेश्चन पढ़ने में ये सब में, तो हम इसका भी क्वेश्चन नहीं लिखेंगे। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। पहला का आंसर हो जाएगा ए शोल्डर ज्वाइंट, दूसरा का कार्पस ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, एक्सिस ज्वाइंट और स्कल ज्वाइंट। ये पांचों आपका आंसर लिख दिए, तो आप इसको क्वेश्चन पेपर में टिक कर लीजिएगा, मिला लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है नेम द हार्मोन एंड पॉइंट आउट देयर फंक्शन विच एसेंशियल टू कंप्लीट नॉर्मल प्रेगनेंसी। जो नॉर्मल प्रेगनेंसी होता है उसमें कौन कौन सा हार्मोन होता है उसका फंक्शन लिखना हमको। तो सबसे पहला हम लोग का हो गया हार्मोन HCG, ह्यूमन क्रोनिकोगोनाडोट्रोपिन हार्मोन। दिस हार्मोन इज ओनली मेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट इज फाउंड इन द मदर्स ब्लड एंड यूरिन। इट स्टिमुलेट द कॉर्पस ल्यूटियम टू प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। HCG जो होता है ये हम लोग मतलब कि औरत में पाया जाता है, ये प्रेगनेंसी के बाद तो औरत में ही पाया जाएगा, और ये बस प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन बनता है। और ये हार्मोन जो होता है जो वुमेन होती है यानी औरत होती है उसके यूरिन में या फिर उसके ब्लड में ये हार्मोन पाया जाता है, जो कि कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है। कॉपर आप क्लास 12 में आ जाएगा तो पढ़िए कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में। ये जो ओव्यूलेशन जब होता है ना, एक जब रप्चर होकर बाहर निकलता है ओवम, तो उसी में जो लास्ट स्टेज होता है उसका कॉर्पस ल्यूटियम ही होता है। तो आप क्लास 12 में आ जाइएगा तो पढ़िएगा इसके बारे में। तो कॉर्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालने के लिए। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। अब हम लोग का लास्ट आता है, मतलब उसके बाद आता है HPL।
एस्पिरिन मतलब ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन, ये हार्मोन हो गया हम लोग का। और ये इट गिव्स न्यूट्रिशन टू फीटस, इट आल्सो स्टिमुलेट मिल्क ग्लैंड इन द ब्रेस्ट फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। जो ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजेन होता है ये प्लासेंटा से निकलता है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है फीटस को। प्लासेंटा से निकलता है, तो प्लासेंटा से जो न्यूट्रिशन जाता है तो उसी को स्टिमुलेट करता है ये। और ये ब्रेस्ट में जो मिल्क होता है उस मतलब कि ये मिल्क ग्लैंड के जैसा भी काम करता है ये। और ये ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है उसमें भी हेल्प करता है ये हार्मोन। और उसके बाद आगे हम लोग का एस्ट्रोजन, इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल सेक्सुअल ट्रेट्स, इट आल्सो हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसको रेगुलेट करता है, जो फीमेल सेक्स मतलब कि जो पार्ट होता है उसको डेवलप करता है। और फिर इसके बाद हो गया ये प्रोजेस्टेरोन, इट स्टिमुलेट द थिकनेस ऑफ द यूट्रियन लाइनिंग फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज एग। जो यूट्रस का लाइनिंग होता है, यूट्रस का 3 लाइनिंग होता है, आप लोग क्लास 12 में पढ़िएगा। मीजोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम और एक्सोमेट्रियम, ये 3 ठो लेयर होता है। तो इसमें जो इंडोमेट्रियम सबसे अंदर जो लेयर होता है उसमें ये जो प्रोजेस्टेरोन है वो जाके रिएक्ट करता है और फिर वहाँ पर उसको तैयार करता है। क्या है कि जब बच्चा आएगा, जब एम्ब्रियो बनेगा तो यूट्रस में बनेगा, तो यूट्रस में जो सबसे अंदर का पार्ट होता है इंडोमेट्रियम, तो उसको ये अच्छा से तैयार करता है ताकि ये बच्चा को अच्छा से रख सके वहाँ पर। तुम लोगों का क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया, सॉरी क्वेश्चन 17 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 18 बढ़ते हैं। इसमें बोल रहा है ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन। जो ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका हमको लेवल डायग्राम बनाना है। तो आप इसका डायग्राम यहाँ पर देख लीजिएगा। तो डायग्राम को एक्सप्लेन कर देते हैं थोड़ा हम, जो यहाँ पर छोटा करते हैं थोड़ा। हाँ, यहाँ पर सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ जो ये हो गया एड्रिनल ग्लैंड। कलर चेंज कर लेते हैं, ये हो गया आपका एड्रिनल ग्लैंड। और उसके बाद फिर आपको नीचे दिख रहा होगा रीनल आर्टरी, ये आपको यहाँ पर रीनल आर्टरी देखिए, ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है यहाँ पर, ये हो गया रीनल आर्टरी। और रीनल वेन उसी के नीचे आपको दिखिएगा, ये ब्लू कलर का आपको मतलब वाइट कलर का थोड़ा दिखता होगा ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका रीनल वेन। ये आपका किडनी हो गया 2 ठो, ये दोनों किडनी ही है। डोर्सल अरोटा यूरेट्रा, ये देखिए डोर्सल अरोटा हो गया। ये यूरेटर हो गया पाइप, जो कि किडनी से यूरिन को लेके आता है यूरिनरी ब्लैडर में, जो कि यूरिनरी ब्लैडर। और उसके नीचे हो गया यूरेथ्रा, जहाँ से हम लोग का यूरिन निकलता है, यूरेथ्रा लास्ट पार्ट। और फिर उसके बाद इधर देखिए किडनी के अंदर का पार्ट यहाँ पर है, इन्फीरियर वेना का आएगा। पेल्विक, ये किडनी का अंदर का पार्ट है, पेल्विक मेड्यूला कॉर्टेक्स। इन लोग का देखिए आप पोजीशन सही से देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पर है। देखिए यहाँ पर जूम कर लेते हैं, यहाँ पर आप इसका पोजीशन सही से देख लीजिएगा, पोजीशन इसका कहाँ कहाँ पर है। देखिए पेल्विस जो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट दिख रहा है, देखिए पेल्विस यहाँ पे हम लोग का, ये पेल्विस हो गया ये पार्ट। और मेड्यूला यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये लाइनिंग जैसा जो घना जैसा है, वो मेड्यूला का पार्ट हो गया। कॉर्टेक्स जो लाइनिंग स्पेस आपको दिख रहा है पूरा दोनों के बीच में, यहाँ पर हो गया कॉर्टेक्स। तो आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 18 भी। अब क्वेश्चन 19 हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है पूरा सेक्शन का। बोला डिस्क्राइब द ब्लड सर्कुलेशन ह्यूमन। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है यानी हमको पूरा एक्सप्लेन करना है कैसे ब्लड सर्कुलेशन हम लोग का बॉडी में। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है। द बॉडी सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए सिस्टम ऑफ ऑर्गन दैट इंक्लूड्स the heart, blood vessels and blood which is circulated throughout the entire body. The system, this system pumps blood from the heart to the lungs to get oxygen. Blood comes into the right atrium from the body, moves into the right ventricle and is pushed into a pulmonary arteries in the lungs. After picking up oxygen, the blood travels back to heart through the pulmonary vein into the left atrium to left ventricle and out of the body tissue through the aorta. ये तो आपको यहाँ समझ नहीं आएगा, इंग्लिश में पढ़ लिखिए। तो हम इसको ना यहाँ पर डायग्राम से आपको बताते हैं। सबसे पहले जो बॉडी हम लोग का ब्लड होता है, बॉडी का जो ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड यानी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, सबसे पहले हम लोग का इस पार्ट में आता है। आपको यहाँ दिख रहा होगा ये पार्ट, ये सबसे पहला पार्ट हो गया राइट आर्टरियम। देखिए यहाँ पर लिखे होंगे, ये आपको दिख रहा होगा राइट आर्टरियम। देखिए सबसे पहला पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हम लोग का यहाँ पर आता है ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग का पास होते हुए राइट वेंट्रिकल में आता है। देखिए यहाँ पर राइट वेंट्रिकल हो गया, यहाँ से हम लोग का पास हो गया ब्लड यहाँ आ गया। फिर उसके बाद जो हम लोग का ब्लड है यहाँ से लाइट चलाता है हम लोग का लंग्स में। देखिए ये जो पाइप आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये आपको हम देखिए हाँ, यहाँ से जो पाइप दिख रहा होगा यहाँ से ऐसे करते हुए यहाँ लंग्स में आ जाएगा। लंग्स में ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है यहाँ से एल्विलॉय, जो इसका बैलून जैसा स्ट्रक्चर यानी अंगूर जैसा स्ट्रक्चर होता है लंग्स में, उससे ऑक्सीजन लेगा। और फिर ऑक्सीजन लेके ये यहाँ से फिर धीरे यहाँ से पहुँच जाएगा यहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर उसके बाद ये ऊपर यहाँ से पुश होके यहाँ से चला जाएगा पूरे बॉडी की तरफ। देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपको,
पूरा बॉडी की तरफ चला जाएगा यहाँ से, और फिर से यहाँ यही प्रोसेस आगे होता रहेगा। बॉडी में ले लेगा, यहाँ जो बॉडी है इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेगा, और जो फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से हुआ फिर इसी को ये वापस भेज देगा यहाँ, फिर यहाँ से यही प्रोसेस दोबारा होते रहेगा। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन प्रोसेस। आपकी डायग्राम से पूरा समझा दिए, तो हमको अब दोबारा वहाँ पर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम इंग्लिश में भी यहाँ पर जो एक्सप्लेन किए वो भी यही लिखे हैं। तो आपको अगर ये समझ में आ गया तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में खुद से लिख सकते हैं। कोशिश कीजिएगा खुद के लैंग्वेज में लिखने से, क्योंकि आप रटा हुआ दिन याद नहीं रहेगा आपको, एग्जाम में यहाँ भूल जाएगा तो आपका फिर पूरा सेंटेंस गलती हो जाएगा और एग्जाम में आपका नंबर काट सकता है। तो इसको कोशिश कीजिएगा खुद से सिंपल लैंग्वेज लिखने का। तो अगर आपको लगता है कि आप खुद से रट के लिख सकते हैं तो आप इसको रट लीजिएगा आराम से, कोई ज़्यादा बड़ा तो वर्ड नहीं है। चलिए हम लोग का ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब तो आप लोग सेट 1 का वीडियो नहीं देखें तो इसको भी देख लीजिएगा, और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पर अगर नए होंगे तो, और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कीजिएगा जिससे आपके जो दोस्त हैं उनको भी इस अच्छी वीडियो का लाभ मिल सके। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। राम जी आपके और आपके परिवार को खुश रखें।